हेलो स्टूडेंट्स, प्रशांत बाजपेयी, एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में पढ़ा था कि एक ही एरे के अंदर अगर हमें 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना होगा तो हम कैसे प्रोग्राम करेंगे उसको पढ़ा था। अब पुराने प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है कि पहले वाले प्रोग्राम में हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से पता था कि हमें 10 एलिमेंट्स ही स्टोर करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर करने हैं। हमने कहा कि n एलिमेंट्स। अब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि हो सकता हो 10 एलिमेंट्स हो सकता हो 20 हो सकता हो 100 हो। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्कैन कराया n का। ये एरे नहीं है क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक सिंगल वैल्यू हो सकती है। तो n इज नॉट एन एरे, इट्स अ सिंपल वेरिएबल। तो आपने नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी लूपिंग n को स्कैन कराया। अब n की वैल्यू आपको पता चल गई। तो अब यहाँ पे जो लूप होंगे वैल्यू को स्कैन करने के लिए, क्योंकि एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज को स्कैन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लूपिंग का। तो लूप के लिए आपने 0 से स्टार्ट किया। फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि एरे का लूप जो होगा वो 0 से स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे की इनिशियल वैल्यू हमेशा इंडेक्स नंबर में 0 से ही स्टार्ट होती है। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कई जगह पे आपको 1 से भी स्टार्टिंग मिल जाएगी, लेकिन उस केस पे जो एरे हम एंड कर रहे हैं n-1 पे, इसको आपको एंड करना पड़ेगा n पे। फिर आपने 0 से n-1 का लूप चलाया, स्कैन करा लिया, n-1 का लूप चला के इसको आपने एज अ रो मैट्रिक्स वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं कि पुराने और इसमें मेन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। पुराने वाले में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता था, टोटल 10 था, इसलिए 0 से ये स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा था, 9 तक जा रहे थे। ये अगर 20 होता तो ये 19 तक जाता। अगर ये n है, इस वजह से यहाँ पे n-1 की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पहले हमने प्रोग्राम पढ़ा वहां पे 10 एलिमेंट्स है, इस वजह से जब एरे को हमने इंटीजर के साथ इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे 10 फिल कर दिया था, क्योंकि 10 मैक्सिमम इसका साइज था, तो यहाँ पे 10 आपने फिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है n से रिप्रेजेंट हो रहा है, और n एक वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे लॉजिकली तो आपको n फिलअप करना चाहिए था, क्योंकि लूप भी आप देखिए कि n-1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि एरे की एक और प्रॉपर्टी होती है कि एरे के यहाँ पे जब इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम पे कोई एक डेफिनेट कांस्टेंट वैल्यू ही आपको लिखना पड़ेगा उसके साइज में। उसके साइज को यहाँ पे n से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको कोई भी एक इनिशियल वैल्यू ले ली 10। देखिए लूप्स के ऊपर n का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये एज अ टेम्परेरी वैल्यू है। ये केवल एरे को डिफाइन करने के लिए कि आप ए नाम का एरे यहाँ पे बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और 10 उसका मैक्सिमम साइज हो सकता है कि ये इससे छोटा भी हो एन के बेसिस में, और हो सकता है ये इससे बड़ा भी निकल आए। तो इसीलिए जो लूप होता है वो हमेशा एक्चुअल के अकॉर्डिंग चलता है, वो टेम्परेरी के बेसिस पे नहीं चलता है। लूप हमेशा एक्चुअल के बेसिस पे काम करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, n, तो n-1 चल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज n की वैल्यू अगर हमने 5 ले ली तो क्या करेगा, 0 छोटा है इक्वल्स है 4 के, कंडीशन सही है तो नीचे आएंगे तो पहली वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, a ऑफ 0 के अंदर। यानी a ऑफ 0 अगर हम इसको मान लें यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू आप देंगे यहाँ पे स्टोर हो गई। फिर ऊपर गए, i की वैल्यू में +1 किया, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी अगली वैल्यू a ऑफ 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर लीजिए। फिर a ऑफ 2, 3 और लास्ट में आपका 4 के अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करा दिया है। सपोज करिए इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करा दिया है। अब क्या करेंगे, जब वैल्यूज स्टोर हो गई तो आपको यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो फिर से i की इनिशियल वैल्यू 0 है, n की वैल्यू हमने 5 ली थी तो 5 - 1 यानी 4, तो 0 छोटा है या बराबर है 4 के, कंडीशन सही है। यानी कि a ऑफ 0 पे जो लिखा होगा सबसे पहले कंप्यूटर उसको प्रिंट कर देगा। तो a ऑफ 0 पे कंप्यूटर में आपने क्या एंटर कराया था, 4, तो कंप्यूटर ने सबसे पहले 4 को प्रिंट कर दिया। फिर आप ऊपर गए, यहां से i की वैल्यू में आपने +1 करा दिया, i की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ये भी सही आ रही है। यानी अब कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, a ऑफ 1 को प्रिंट करेगा। और अगर आप देखिए यहाँ पे तो a ऑफ 1 पे क्या लिखा हुआ है, 8, यानी कंप्यूटर ने 8 को प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाएंगे, फिर a ऑफ 2 यानी 7, a ऑफ 3 यानी कि 10 और a ऑफ 4 यानी कि 14। तो अब आप देखिए जो वैल्यूज आपने एंटर करी थी वही वैल्यूज यहाँ पे
आप कंप्यूटर ने प्रिंट कर दिया। अब अगर n की वैल्यू आपने मान लीजिए ले लिया होता 8, तो ये लूप कहां से चलता है, 0 से लेके n-1, यानी n की वैल्यू तो आपने 8 दी है, तो कंप्यूटर यहाँ पे 7 तक अपने आप लूप को एडजस्ट कर लेता। चलिए अब हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल एरे, यानी ऐसी मैट्रिक्स जहां पर रो भी हो और कॉलम भी हो। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जैसे कि आप लोग मैट्रिक्स में देखते थे, तो अगर हमने मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स बनाई तो इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ये देखिए इस तरीके से टोटल 9 एलिमेंट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर इसको स्कैन कराएंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जैसे वन डायमेंशनल एरे में एरे का इंडेक्स न होता था, वैसे टू डायमेंशनल एरे में एरे की इंडेक्सिंग किस बिहाफ पे होती है। तो आपको पता है कि ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कॉलम ये आ रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग कह रहे हैं कॉलम। तो अब आपको पता है कि रो की वैल्यू भी हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, यानी ये वाली रो कौन सी है, 0, और कॉलम की वैल्यू भी हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, 0, यानी इसका इंडेक्स नंबर अब क्या बन गया, 0,0। अब आप देखिए ये कॉलम नंबर कितना आएगा, 1 आएगा, और ये वाला कॉलम नंबर 2 जाएगा। ये रो 0 थी, ये वाली रो 1 आएगी और ये वाली रो 2 जाएगी। तो अब आप देखिए इंडेक्सिंग बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 है रो, कॉलम इसका 1, इसकी रो 0, कॉलम नंबर 2, इसका रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, इसका रो कॉलम 1, इसका 1 2 2 0 2 1 2 2। तो ये हो गया कि एरे के अंदर ये टू डायमेंशनल जो होंगे उसके अंदर की इंडेक्सिंग कैसी होगी। अब ये 3x3 है, तो आप इसका मतलब हो गया कि अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो आप चाहें, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि फिल करते टाइम पे कंप्यूटर पहले एक रो को कंप्लीट करता है, उसके बाद दूसरी रो पे जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 4 लिखा उसके बाद यहाँ पे गया 7 लिख दिया, नहीं, ये गलत मेथड है। पहले 4, फिर उसके बाद 9, फिर 7, फिर एक रो कंप्लीट हो गई तो नीचे वाली रो पे आया, फिर 4 3 7 यहाँ पे लिखा, फिर ये रो कंप्लीट हो गई तो फिर पहले यहाँ पे आया, इसने अपनी मर्जी से जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेगा, फिर सेकंड एलिमेंट और ये आखिरी वाला एलिमेंट। तो इस तरीके से आपका एक टू डायमेंशनल की वर्किंग होती है। अब इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 3x3 की एक ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके अंदर एलिमेंट्स आपको फिल करके प्रिंट कराना है। तो कुछ आप देखिए एरे का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसका नाम ए माना जाएगा और इसका साइज कितना आएगा, 3x3। इंडेक्सिंग मैंने अभी आपको पहले बताई है कि इंडेक्सिंग यहाँ पे रो और कॉलम के हिसाब से कर ली गई। ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे बनाना था, इसलिए इंटीजर एक ब्रैकेट के अंदर उसके मैक्सिमम साइज ऑफ रो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम लिखा जाएगा। अब अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया 3x3, तो ये गलत मेथड है। अगर आपने 3,3 इस तरीके से लिखा, ये भी गलत मेथड है। आपको ए नाम रखा है इसे, तो एक साइज जो रो का है वो पहले ब्रैकेट्स के अंदर, और जो आपने कॉलम का साइज डिसाइड किया हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे इस तरीके से। यही तीसरा वाला जो ये लिखा हुआ है ये आपका करेक्ट मेथड होगा। अब आपने इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना ली जिसका मैक्सिमम साइज 3x3 का हो गया। आई उसकी रो के लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि रो में एक से ज्यादा रो हैं और कॉलम भी एक से ज्यादा है, तो एक लूप आपको रो के लिए चलाना पड़ेगा और एक लूप आपको चलाना पड़ेगा उसके कॉलम के लिए। तो आई उसकी रो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जे उसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स बनी है इसके अंदर एलिमेंट फिल करने की, यहाँ पे 4 आएगा 3 आएगा या जो भी आप रखना चाहते हैं उसको भरना है। तो आपने लिख दिया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, फॉर, अब पहले रो का नंबर देखिए कितना है मैक्सिमम 3, तो आई की शुरुआत 0 से करी और आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, और रो नंबर में से इंक्रीमेंट हो रहा है हमेशा +1 का। अब आप देखिए जब एक रो खत्म हो गई तो कॉलम देखते हैं, कॉलम कितने हैं, 0 से लेके ये भी आपका 3 तक है, तो यानी यहाँ पे 2 तक जाएगा, j इक्वल्स टू j+1। अब आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबरों को भरेंगे, क्योंकि जब तक आप मैट्रिक्स के अंदर नंबर अपनी मर्जी से फिलअप नहीं करेंगे तब तक वो मैट्रिक्स खाली है और खाली मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराया जा सकता है। तो पहले स्कैन एफ %d
एंड ए आई उसकी रो को नंबर को और जे उसके कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखते हैं फटाफट कि कैसे ये आखिर काम कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जब दो लूप वन इनसाइड अनदर हो रहा है तो ये यानी नेस्टेड लूप है। और जब नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है तो याद रखिएगा, जब तक ये पहला वाला जे को ब्रैकेट्स के रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग और दूसरा वाला आई को, जब तक इंटीरियर अंदर वाला जो है नहीं कंप्लीट हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन यहाँ पे नहीं हो जाती है, तब तक आप आई की वैल्यू को नहीं जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ रहे हैं कि जब तक रो नंबर वन, अब आप देखिए ये रो नंबर यहाँ से शुरुआत करी, पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो जब तक ये रो कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम रो को नहीं बदलते हैं। आप क्या बदल रहे हैं? सिर्फ कॉलम बदलना है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जे वाला लूप कॉलम का है, तो पहले कॉलम को बदलेंगे। जब कॉलम बदलना खत्म हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आप यहां से जाके क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे। यानी अब आप यहां से उतर के इस वाले रो नंबर पे मूव कर जाएंगे। फिर इस वाली रो के लिए भी 1 2 3 तीन बार कॉलम चेंज करेंगे। जब सारे कॉलम बदल जाएंगे तब आप रो को चेंज करेंगे। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 0। 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सही है तो नीचे आ गए, कंडीशन ट्रू होने पे नीचे आए। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू भी 0 है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सही है। तो अब पहला एलिमेंट कहाँ पे जाएगा आपका, यानी आई की वैल्यू भी अभी 0 है और जे की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। और 0 0 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? इस जगह पे इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो जो भी आप पहला एलिमेंट देंगे वो कंप्यूटर इस जगह पे लिख देगा। मान लीजिए उसने 10 दे दिया। अब पहला ब्रैकेट जे को बंद कर रहा है। जे में आपने क्या किया, एक वैल्यू बढ़ा दी। जे कितना हो गया? 1। 1 लेस देन 2, कंडीशन सही है। अब आप नीचे जैसे ब्रैकेट्स के अंदर आए तो यहाँ पे स्कैन करा रहे हैं। अब आप आई की वैल्यू देखेंगे तो आई की वैल्यू में कोई चेंज हुआ ही नहीं। आई वैल्यू कितनी है? 0। और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे? 1। यानी अब आप जो भी एलिमेंट देंगे वो कहाँ पे होगा? ए वाली मैट्रिक्स से 0,1 इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाएगा। तो ए का 0,1 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी जो भी आप नंबर देंगे वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर ऊपर गए। अभी जे में ही चल रहा है क्योंकि जे वाली कंडीशन ट्रू निकली थी। अब आपने क्या किया, जे की वैल्यू में और बढ़ाया तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर आप नीचे आए। अब अगला एलिमेंट कहाँ जाएगा? 0,2 के पास जाएगा। तो आपने जो भी एलिमेंट आपको देना था वो आपने 0,2 के अंदर स्टोर कर दिया। आप फिर ऊपर गए, जे की वैल्यू हो गई 3। 3 छोटा है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके एनएफ में नहीं जाएंगे। कंडीशन के फॉल्स होने पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से नीचे आते हैं। ब्रैकेट के नीचे आए तो यहाँ पे फिर से क्या मिल रहा है? एक ब्रैकेट मिला है। और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। तो अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू में +1 करेंगे। आई की वैल्यू अभी 0 थी, अब इसमें +1 किया, कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, तो अब आप देखिए कि ये कंडीशन ट्रू निकल गई तो ये अपने ब्रैकेट्स के अंदर आया। अब यहाँ पे फिर से जे की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से हो रही है, क्योंकि जितनी बार आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे हम ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। यहां पर आपको जे की इनिशियल वैल्यू फिर से कहां से शुरुआत हो रही है? 0 से। देखिए यहाँ पे जब खत्म किया था तो जे 3 था, लेकिन जब यहां से घूम के हम आ रहे हैं तो फिर से जे क्या बन गया? 0। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आपने क्या किया कि 1 छोटा है 2 से, कंडीशन सही है, नीचे आए। फिर जे की शुरुआत 0, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सही है। तो फिर से अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर गए, यहाँ पे स्कैन करा रहे हैं। तो अब आप देखिए आई की वैल्यू 1 हो चुकी है और जे की वैल्यू कितनी है? 0 है। यानी अब अगला एलिमेंट 1,0 जो कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर आपने स्टोर करा दिया। फिर आप ये वाला ब्रैकेट बंद करेंगे तो फिर से किसमें इंक्रीमेंट होगा? पहले जे में होगा, क्योंकि जब तक जे ट्रू निकलता रहेगा पहले जे में होगा। जब जे फॉल्स आ जाएगा तभी हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन सही। अगला एलिमेंट इसका मतलब है कहाँ पे आएगा? A11 पे आएगा। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, 2 लेस देन 3, कंडीशन सही है। फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट कहाँ आएगा? 1,2 वाली पोजीशन पे। तो मान लीजिए आपने एक साथ हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए फिर ऊपर गए तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स। तो फिर अब कहाँ जाएंगे? आई के पास। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर से आएंगे तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे की इनिशियल वैल्यू 0 से, तो अगले बार आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की इनिशियल वैल्यू 0। फिर 2 1 2 2, इस तरीके से एक एक करके वैल्यूज को एंटर करते रहेंगे। तो ये मैट्रिक्स पूरी बन गई।
अब आप देखिए, जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स के फिलअप करते टाइम पे आपने लिखे हैं जितने एलिमेंट्स, उतने ही एलिमेंट्स को आपको प्रिंट भी कराना है। यानी कि जो लूप्स आप मैट्रिक्स को स्कैन करने के लिए चला रहे हैं, यही दोनों लूप्स आपको मैट्रिक्स के प्रिंट कराने में यूज करना पड़ेगा। क्यों? रीजन है क्योंकि जितने एलिमेंट्स 3x3 का है, तो आपने यहाँ पे 0 से 2 का ही लूप चलाया और यही आपने यहाँ पे स्कैन करा दिया। तो जितने एलिमेंट्स स्कैन हुए हैं उतने ही एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में प्रिंट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यही वाले लूप आपको फिर से लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको printf कमांड का यूज करना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए। जो अब आप देखिए, जो हमने यहाँ पे लूप मैट्रिक्स को स्कैन करने के लिए चलाए थे वही लूप्स चलाए, यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया। अब आपको पता है कि एक रो के कंप्लीट होने पे ही आपको रो चेंज करनी, लाइन यानी लाइन हर एलिमेंट्स के बाद नहीं चेंज करनी है। लाइन का चेंज करने का प्रोसीजर, भाई रो चेंज करने का मतलब क्या है? लाइन चेंज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो ये कब चेंज करना है? जब कॉलम पूरा खत्म हो जाए, यानी जब आई तब चेंज करेंगे यहाँ पे लाइन, जब हमारे पास जे वाला लूप खत्म हो जाएगा, यानी \n यहाँ पे आएगा, गेट ch ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये पूरा प्रोग्राम था आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। अब अगर यहीं पे कह दिया जाता है कि आपको n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स को स्कैन करा के प्रिंट कराना है, या फिर ऑर्डर हो जाता m×n, यानी रो और कॉलम की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। थैंक यू।